Students, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अन्य बिंदु जैसे आपका है इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन, बंद ऊर्जा एवं बंद सामर्थ्य आदि टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संयोजकता बंध तथा आणविक कक्षक सिद्धांत की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो न्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम सबसे पहले इन दोनों संयोजकता बंध तथा आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या सिमिलरिटीज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम देखें कि सहसंयोजक बंध के रिलेशन में अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा आणविक कक्षक सिद्धांत जिसे एमओटी के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही आधुनिक हैं और व्यवहारिक भी हैं। दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर हैं। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और किसी को भी हम पूर्णतः सही या गलत भी नहीं कह सकते। तो देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसमें जो ज़्यादा बेटर है उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सिमिलरिटीज दोनों में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो पहली सिमिलरिटीज तो यह है कि दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध के लिए की एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। सेकंड है, दोनों सिद्धांतों के अकॉर्डिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में समान ऊर्जा और समान सममिति वाले परमाणुीय कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं। ये दोनों ही सिद्धांत कहते हैं। तीसरी सिमिलरिटीज दोनों के मध्य क्या है कि यह कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों परमाणुीय नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश एकत्रित हो जाता है। दोनों ये सिद्धांत बताते हैं। और चौथा क्या बताते हैं ये दोनों सिद्धांत कि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार एक सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण होते हैं। तो ये आपकी चार समानताएं हैं जिनको हमने विस्तार से अध्ययन किया। दोनों ही किसके बारे में बताते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन के बारे में बताते हैं। दोनों ये कहते हैं कि समान ऊर्जा सममिति वाले परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं। तो ये इन दोनों सिद्धांतों की समानताएं हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों सिद्धांतों में समानताएं होने के बावजूद भी क्या क्या असमानताएं या डिससिमिलरिटीज हैं। तो आप देखिए, एमओटी क्या कहता है। एमओटी के अकॉर्डिंग दोनों परमाणुओं के संयोजकता कोष के परमाणुीय कक्षक का संयोग किस बेस पे होता है? रेखीय संयोग होता है, अर्थात LCAO के अकॉर्डिंग होता है और आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि दो परमाणुीय कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य साझे में रहते हैं। ये इन दोनों के मध्य पहली असमानता है। दूसरी असमानता क्या है? एमओटी क्या कहता है कि जब दो परमाणुीय कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। यह कौन कह रहा है? एमओटी। कि उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो संयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल के बनने में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपस में इंटर रिएक्शन करके
क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करके क्या करेंगे, करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। तो एमओटी तो कहती है कि व्यक्तिगत पहचान समाप्त होती है, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि व्यक्तिगत पहचान बनी हुई रहती है। तो ये भी इन दोनों के सिद्धांतों में असमानता है। तीसरी असमानता क्या है, एमओटी क्या कहती है कि पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की परिकल्पना है, जबकि बीबीटी में ओनली मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही परिकल्पना है। तो एमओटी में तो पॉली की है और बीबीटी में मोनो की है। तो ये भी एक असमानता है। और चौथी असमानता क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझने की दृष्टि से आसान है, इजी है। बहुपरमाणुक अणुओं में भी बंधन एंड संरचना समझने के लिए एक अच्छी एंड क्वालिटेटिव मैनेजमेंट प्रदान करती है, जबकि एमओटी की जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी कठिन है। लेकिन कठिन होने के बावजूद भी इससे जो सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी वो अधिक क्वांटिटेटिव होती हैं, मात्रात्मक होती हैं। तो इस दोनों में बीबीटी और एमओटी में यह भी अंतर है, यह भी डिसिमिलरिटीज है। बीबीटी तो क्वालिटेटिव है, अच्छी है और सरल है, जबकि एमओटी कठिन है और इसकी सूचनाएं अधिक क्वांटिटेटिव होती हैं। अब इन दोनों में समानताएं, असमानताएं, कमियों और सीमाओं के बावजूद भी एमओटी बीबीटी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। कारण क्या है एमओटी अधिक श्रेष्ठ होने का? तो पहला कारण तो यह है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बंधित नाभिकों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से लोकलाइज्ड होता है, जबकि यह जो मान्यता है वो कैसी है, अवास्तविक है, अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अनंत दूरी तक पाए जाने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो अवश्य होती है, जबकि एमओटी इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को मानता है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। क्या कारण है बीबीटी से एमओटी का श्रेष्ठ होने का? एक तो कारण यही है कि ये इलेक्ट्रॉन के जो मैनेजमेंट अरेंजमेंट है उसको डीलोकलाइज्ड मानता है, जो सही भी है, इसीलिए इसको बीबीटी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है एमओटी के अनुसार किसी सरलतम अणु में भी एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं। किसके अनुसार? एमओटी के अनुसार, जिनकी कोई ना कोई निश्चित ऊर्जा होती है। अणुओं में ये सभी कक्षक भरे हुए नहीं होते हैं। उच्चतर ऊर्जा वाले कुछ रिक्त कक्षक भी अवश्य ही होते हैं। अतः कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तरों में जा सकते हैं। और इस प्रकार का सिद्धांत आणविक स्पेक्ट्रम की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अणुओं में इस प्रकार का कोई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो एमओटी श्रेष्ठ क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जैसे ही लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा तो वहाँ पर आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या आसानी से हो जाती है, लेकिन बीबीटी में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी आणविक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए एमओटी बीबीटी से इस बिंदु पर भी श्रेष्ठ है। तीसरा आपका श्रेष्ठता का कारण है कि अणुओं में ध्रुवता, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन आदि को समझाने के लिए बीबीटी को किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? रेजोनेंस का सहारा लेना पड़ता है, जबकि एमओटी से इन बातों का स्वतः ही स्पष्टीकरण हो जाता है। तो इसलिए भी एमओटी अधिक श्रेष्ठ है। चौथा श्रेष्ठता का कारण है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन अणु की नेचर किस प्रकार की है, अनुचुंबकीय प्रकृति है, तो इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। किसके आधार पर? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। जबकि एमओटी के अकॉर्डिंग
ऑक्सीजन अणु के ऊर्जा स्तर आरेख में आपको दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस शो होगी और ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस स्वतः ही O2 मॉलिक्यूल की नेचर को अनुचुंबकीय शो करती है, तो इसलिए भी MOT BBT से अधिक श्रेष्ठ है। पांचवा श्रेष्ठता का कारण है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल धनायन O2 प्लस एवं ऋणायन O2 माइनस की स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ आदि की MOT से व्याख्या तो संभव है, लेकिन BBT से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी श्रेष्ठता है। नेक्स्ट इसकी श्रेष्ठता का कारण है सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, जैसे N2 है, ये है आपका होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। दूसरा है CO, ये है आपको हेटेरो न्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। लेकिन इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो इनकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर आदि की व्याख्या MOT से संभव है, BBT से नहीं है। नेक्स्ट आपका श्रेष्ठता का कारण है NO प्लस NO माइनस आदि के स्थायित्व, बॉन्ड ऑर्डर आदि की व्याख्या भी MOT से ही संभव है, BBT से संभव नहीं है। और अंतिम इसकी MOT की श्रेष्ठता का कारण यह है कि विषम ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं जैसे H2 प्लस ऑड है, O2 माइनस ऑड है आदि की व्याख्या भी MOT से ही संभव है, BBT से संभव नहीं है। तो ये आपने 8 बिंदु देखे जिनमें आपको समझाने के बाद ये स्वतः ही लग गया होगा कि MOT BBT से क्यों श्रेष्ठ है। आइए नेक्स्ट बिंदु पर अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कैसे होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कैसे मानते हैं और उनमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। कुछ यौगिकों के अणु इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अर्थात हम कहें उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अपेक्षा या आवश्यकता से कम होती है। एग्जाम्पल लें हम डाइबोरेन, जिसका आपको देखने में आपको लग रहा है डाइबोरेन B2S6 कितने B हैं 2 और हाइड्रोजन कितने 6। इसकी तुलना आप करें एथेन से जिसका है C2S6, तो यहाँ कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने 6। अब इसका आप संरचना देखेंगे तो निम्न प्रकार की आपको दिखाई देगी। देखिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखेंगे कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है। इसी प्रकार से अगर डाइबोरेन में भी आप देखेंगे तो सेम इसके जैसे ही देखने में बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। बोरेन और बोरेन के मध्य एक सहसंयोजक बंध है, एक बोरेन 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है, दूसरा बोरेन भी 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो टोटल अगर दोनों संरचनाओं में सहसंयोजक बंध की गणना करेंगे तो एक तो बंध ये हो गया 2 3, ये 3 हाइड्रोजन के साथ, चौथा कार्बन कार्बन के साथ, पांचवा छठवां और सातवां, ये 7 सहसंयोजक बंध एथेन में दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से डाइबोरेन में भी आप देखेंगे तो 7 ही सहसंयोजक बंध आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके बिहाफ पर अणुओं में कुल मिलाकर 14 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन जब हम वास्तव में इनमें इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे तो आपको स्वतः ही लग जाएगा कि किस में इलेक्ट्रॉन न्यून हैं। आप देखिए सबसे पहले एथेन C2S6 अणु के लिए लेते हैं। 2 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका होता है 1s2 2s2 और 2p2। अब चूंकि 2p2 है तो इसको p में कितने कक्षक होंगे 3 होंगे। तो अगर आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको मानते हैं, अंतिम कोष होता है, बाह्यतम कोष होता है। तो बाह्यतम कोष क्या है इसमें 2 और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4। 2 कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8। इसी प्रकार से 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर एथेन में 3 ये और 3 इधर हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी संख्या, क्योंकि इसका बाह्यतम कोष क्या है 1s1, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हाइड्रोजन है 6, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगी। कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एथेन में काउंट करेंगे तो 8 + 6 टोटल 14 आपको शो हो रही है। इसी प्रकार से अब अगर डाई बोरेन की मॉलिक्यूल के लिए अगर आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करेंगे तो आप देखिए बोरेन अणुओं में बोरेन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने, एक बोरेन के में 3, तो दो बोरेन हैं तो 2 × 3 करने पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हाइड्रोजन की पोजीशन सेम एथेन के जैसे ही होगी, 6 हाइड्रोजन परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 6 + 6 करेंगे तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या डाई बोरेन में होगी 12। तो आप देखिए संरचना सूत्र तो एथेन और डाइबोरेन का एक जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हम काउंट करेंगे तो एथेन में तो 14 आ रही है, जबकि डाइबोरेन में 12 ही आ रही है। इसका कारण क्या हुआ कि डाइबोरेन आपका 2 इलेक्ट्रॉन न्यून है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। उस स्थिति में B2S अणु कैसे बनता है, तो इसकी जो व्याख्या करते हैं हम किसके आधार पर होती है, बहुकेंद्रीय बंधन के आधार पर। यही हमारे टॉपिक का हेडिंग था, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। किन के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ये अपना पूर्ति कैसे करते हैं आप देखिए, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे जाएगा। प्रत्येक बोरेन परमाणु दो दो हाइड्रोजन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाता है। आपको अभी आपने देखा था यहाँ पर ये बोरेन है, तो बोरेन क्या कर रहा है, एक बोरेन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं में से 2 हाइड्रोजन परमाणु तो क्या होंगे, बोरेन के तल में होंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे बोरेन के भी 2 हाइड्रोजन परमाणु तल में होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या बचेगा, प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे कि 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात बोरोन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है और दो दो परमाणु कक्षक बचते हैं, क्योंकि 2px में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी उसके पास 2 y और z परमाणु कक्षक बचते हैं और इनके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु भी बच रहे हैं। क्योंकि एक बोरोन के 2 तो सिग्मा बंध बने थे हाइड्रोजन परमाणु के साथ, तो एक एक हाइड्रोजन बंध भी बन गया। तो इससे क्या होगा आप देखिए, अब बोरेन का इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, यहाँ देखिए ये बोरेन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक है, दूसरे बोरोन का रिक्त कक्षक और ये दूसरे बोरोन का रिक्त कक्षक आपको दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक क्या करेंगे, ये तीनों कक्षक की संख्या कितनी हो गई 3, तो सेंटर कितने हो जाएंगे 3 ही सेंटर होंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, एक तो बोरोन के पास है, एक हाइड्रोजन के पास है और दूसरा बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब ये क्या करेंगे, तीनों परस्पर ओवरलैपिंग करके एक ब्रिज बनाएंगे और इसी प्रकार से दूसरे बोरोन का, ये तो तल के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से तल के नीचे। अब इस बोरोन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस बोरोन का ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब आप देखिए कि 3 सेंटर हो गए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और तीनों ओवरलैपिंग करके एक ब्रिज नीचे बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बोरोन परमाणुओं के तल के ऊपर और दूसरा बोरोन परमाणु के तल के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस प्रकार से एक ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और इन बंधों को हम क्या कहेंगे, 3 सेंटर थे 2 केंद्र है, तो 3C-2E मतलब 3C का मतलब 3 सेंटर, 2E का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। और ये आपकी डाइबोरोन की संरचना है। इस प्रकार से आपको ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन के बारे में डिटेल से समझाया गया। कौन कौन से एग्जाम्पल लिए थे हमने, एथेन और डाइबोरेन। तो इन दोनों को जब हमने विस्तार से डिस्कस किया तो हमें ये आसानी से पता चल जाता है कि किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यून है, जबकि वो देखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। थैंक यू।